हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चंस, क्योंकि अब मैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं केवल नॉर्मली ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले पेपर में आपको काफ़ी सुविधा इनसे मिली होगी, इन क्वेश्चन से। और इसलिए मैं डिले नहीं करते हुए इस बार मैं शुरुआत से ही आपकी तैयारी करवाते हुए चलती हूँ, ठीक है, ताकि ये ना हो कि बाद में प्रिपरेशन नहीं हो पाई या कुछ भी। इसलिए मैं प्रत्येक विषय के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। आइए देखते हैं। आज मैं स्टार्ट सीडीपी से ही करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो इसका राइट आंसर है मूल प्रवृत्ति पर। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर है सतही दृष्टिकोण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी में होता है, बुद्धि स्तर पर भी, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। इसका राइट आंसर है समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या। भाई, जब कोई आपके मन में, दिमाग में समस्या होगी तभी तो आप चिंतन करोगे उसको सुलझाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो इसका राइट आंसर है टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया, किया? टर्मन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों समावेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या है? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? एक तो है इस पर संकेत करती हैं वे कैसे सीखते हैं, फिर विद्यार्थियों का सामाजिक स्तर क्या है, फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता के, फिर सीखने के अनुपस्थित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि वे कैसे सीखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? एक तो यह है विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, दूसरी विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, तीसरा प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, चौथा प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? देखिए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि को सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर है
उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है। क्या नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमी या तेज गति से बोलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है क्या? लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, गति समन्वय अक्षमता और पठन अक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता। ठीक है। फिर क्वेश्चन 15वां जो है वो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। ठीक है, था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। कैसी? स्वनिम, रूपिम, लेखिम और शब्दिम, शाब्दिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। ठीक है। तो दोस्तों मैं सोचती हूँ इतना ही रखूँ आपके लिए। और कैसा हुआ दोस्तों आपका एग्ज़ाम, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा। और ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी। और अब आपने देख लिया होगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जान गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही होता है, अब जैसे मान लीजिए यही है, लेकिन इसको ऐसे घुमा के पूछा जाएगा जैसे कि बहुत, जैसे ना कि मन में डर पैदा करना। तो इसका राइट भी आंसर आपको पता होगा, तभी आप घूम करके आओगे, तो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो थोड़ा घुमाने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है कंपटीशन वाले क्वेश्चंस में, लेकिन घबराइए मत, पढ़ते रहिए आगे भी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।